एंड्रयू कार्नेगी 1835 से 1919। प्रसिद्ध अमेरिकी उद्योगपति तथा स्टील किंग एंड्रयू कार्नेगी अपने युग के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। बहरहाल, स्कॉटलैंड में जन्मे कार्नेगी को स्कूल की शिक्षा नसीब नहीं हुई थी। 13 वर्ष की उम्र में वे सफल होने का सपना लेकर अमेरिका आए। सबसे पहले उन्होंने पेंसिल्वेनिया में एक सूती मिल में मजदूरी की। उन्हें हर सप्ताह $1.20 मिलते थे। बहरहाल, कार्नेगी के मन में सफलता का सपना था, इसलिए उन्होंने नई चीजें सीखने तथा नए अवसर तलाशने का निरंतर प्रयास किया। टेलीग्राफी सीखने की वजह से उन्हें पेंसिल्वेनिया रेलरोड में ब्रॉडकास्टर, टेलीग्राफर की नौकरी मिल गई। उनकी लगन, सीखने की आदत तथा मेहनत की बदौलत उन्हें प्रमोशन मिलते चले गए और वे ट्रांसपोर्ट क्षेत्र के सुपरिंटेंडेंट बन गए। उनके मन में अपना खुद का बिजनेस करने का सपना था, इसलिए वे पैसे बचाकर निवेश करते रहे। पुलमैन पैलेस कार कंपनी तथा तेल के क्षेत्र में उन्होंने जो निवेश किया, उससे वे इतने अमीर हो गए कि उन्होंने नौकरी छोड़कर खुद की स्टील कंपनी शुरू की। नई मशीनों तथा नई तकनीकों की बदौलत कार्नेगी ने इतनी तरक्की कर ली कि वे एक के बाद एक कंपनी खोलते गए। 1901 में उन्होंने अपनी कंपनी $25 करोड़ में बेच दी और रिटायर हो गए। अपने जीवन काल में एंड्रयू कार्नेगी ने $35 करोड़ से अधिक धनराशि शिक्षा, संस्कृति तथा शांति के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को दान में दे दी। कार्नेगी शून्य से शिखर तक इसलिए पहुंचे क्योंकि वे लगातार सीखते रहे और भविष्य के लिए खुद को तैयार करते रहे। स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के संस्थापक और प्रसिद्ध अमेरिकी उद्योगपति जॉन डी रॉकफेलर बहुत कम शिक्षित थे। 16 वर्ष की उम्र में वे बुककीपर का काम करने लगे। उनके मन में बिजनेस करने का सपना था, इसलिए उन्होंने 23 वर्ष की उम्र में ऑयल बिजनेस के क्षेत्र में कदम रखा। अपनी बुद्धि से प्रतिद्वंद्वियों को परास्त करते हुए रॉकफेलर अमेरिका की 90% ऑयल रिफाइनरी के मालिक बन गए। अमीर बनने के लिए रॉकफेलर दिन रात काम में जुटे रहते थे। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, जुझारू प्रवृत्ति, लगन तथा प्रतियोगी स्वभाव की वजह से वे अमेरिका के ऑयल किंग बनने में सफल हुए। वे छीछालेदर बातें करने में या मौज मस्ती में जरा भी वक्त बर्बाद नहीं करते थे। वे कभी थिएटर नहीं जाते थे, ताश नहीं खेलते थे, पार्टी में नहीं जाते थे। उनके लिए काम ही सब कुछ था। एकनिष्ठता से अपने लक्ष्य के पीछे पड़ने की वजह से वे अरबपति बनने में सफल हुए। बहरहाल, चिंता, तनाव व दबाव की जीवन शैली का उनके शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ा। वे बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने उन्हें स्पष्ट कह दिया कि या तो वे रिटायर हो जाएं या फिर मरने की तैयारी कर लें। मौत के इतने करीब आने के बाद रॉकफेलर को यह समझ में आया कि पैसा महत्वपूर्ण है, परंतु वो साधन है, साध्य नहीं। उन्होंने चिकित्सा तथा शिक्षा के विकास के लिए लगभग $55 करोड़ दान में दिए और रॉकफेलर फाउंडेशन की स्थापना की, जो उनके मरने के बाद भी दुनिया भर में बीमारी और अज्ञान से लड़ रहा है। फ्रैंक वुलवर्थ का बचपन बहुत गरीबी में बीता। सर्दियों में उनके पास गर्म कपड़े नहीं होते थे और 6 महीनों तक नंगे पैर रहना पड़ता था। इसी गरीबी ने उन्हें अमीर बनने की प्रेरणा दी। 21 वर्ष की उम्र में वे न्यूयॉर्क गए और एक स्टोर में नौकरी की, लेकिन अनुभव की कमी के कारण उन्हें पहले दिन ही निकाल दिया गया। बाद में उन्होंने एक दूसरे स्टोर में केवल खाने के बदले काम किया। मेहनत के कारण उन्हें दूसरी दुकान में सप्ताह के $3 पर काम मिला, लेकिन मालिक की नाकामी के कारण वो स्टोर बंद हो गया और वुलवर्थ मानसिक तनाव, नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो गए। कुछ समय बाद पुराने मालिक ने उन्हें वापस बुलाया। वही काम करते हुए उनके मन में एक अनोखा विचार आया, ऐसा स्टोर खोलना जहां सामान 5 और 10 सेंट की निश्चित कीमत पर मिले। 1879 में उन्होंने अपना पहला स्टोर खोला, जो काफी सफल रहा। 1911 तक वे दुनिया के कई देशों में 1000 से अधिक स्टोर खोल चुके थे। 1913 में उन्होंने न्यूयॉर्क में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत वुलवर्थ बिल्डिंग बनवाई। अपनी मृत्यु तक फ्रैंक वुलवर्थ की कुल संपत्ति लगभग $6
$1.5 करोड़ थी। बहुत गरीबी से शुरुआत करने वाले वूलवर्थ अपनी मेहनत, विचार और दृढ़ निश्चय से अत्यंत सफल बने। आज जिलेट कंपनी का कारोबार 200 से अधिक देशों में फैल चुका है और इसके पास अरबों डॉलर की संपत्ति है। परंतु एक वक्त ऐसा भी था जब इसके संस्थापक किंगसी जिलेट 49 वर्ष की उम्र में लगभग दिवालिया हो चुके थे और रोजी की तलाश में दर-दर भटक रहे थे। जिलेट ने अपना करियर एक हार्डवेयर कंपनी में क्लर्क के रूप में शुरू किया। 21 साल की उम्र में वे सेल्समैन बने और अगले 28 सालों तक सेल्समैन के रूप में ही सड़कों पर घूमते रहे। जिलेट को कई बार किसी ने यह सुझाव दिया कि कोई ऐसी चीज बनाइए जिसे लोग एक बार उपयोग करने के बाद फेंक दें ताकि अधिक मात्रा में बिक्री हो सके। यह विचार जिलेट के मन में बैठ गया और वे आइडियाज पर पेन चलाते रहे, लेकिन किसी शब्द उनके मन में नया विचार आ जाए। एक दिन जब 1895 में जिलेट अपने थोथड़े उस्तरे से दाढ़ी बना रहे थे तो उनके मन में ब्लेड बनाने का विचार कौन था। विचार बहुत दमदार था, मगर उनके पास न तो ब्लेड बनाने की मशीन थी, न ही पूंजी। जब मशीन बनी तो उसकी लागत इतनी अधिक थी कि जिलेट बुरी तरह कर्ज में डूब गए। 1902 में बोस्टन के करोड़पति जॉन जॉयस ने उनके शेयर सस्ते दामों पर खरीदकर उन्हें पूंजी दी। जनता ने शुरुआत में ब्लेडों में अधिक रुचि नहीं दिखाई। एक साल में सिर्फ 51 रेजर ही बिके और वे भी घाटे से। परंतु कुछ समय बाद अमेरिकी पेटेंट ऑफिस ने जिलेट को रेजर के अधिकार दे दिए। जिलेट ने रेजर और ब्लेड तत्काल दुकानों पर रखवा दिए। इसके बाद उनकी ब्लेड ऐसी चली कि उसने दुनिया का हुलिया ही बदल डाला। हेनरी फोर्ड 1863 से 1947 कारों को लोकप्रिय बनाने वाले प्रसिद्ध अमेरिकी उद्योगपति हेनरी फोर्ड का बिजनेस करियर शून्य से शिखर तक पहुंचने का प्रेरक उदाहरण है। 40 वर्ष की उम्र तक उनके कई व्यवसाय चौपट हो चुके थे और वे असफलता में डूबते रहे। किसान परिवार में जन्मे हेनरी फोर्ड बचपन से ही मशीनों में रुचि लेते थे। अपने पिता के सौ जाने के बाद वे खेतों से खेती करते थे। 16 साल की उम्र में घर छोड़ने के बाद वे दिन में स्टीम इंजन सुधारने का काम करते थे और रात को घड़ी सुधारते। हर दिन वे लगभग 13-14 घंटे काम करते थे। फोर्ड ने एक सस्ती कार बनाने का सपना देखा जिसका बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपयोग हो। वे इतनी सस्ती कार बनाना चाहते थे कि आम आदमी उसे खरीद सके। इस सपने के सच करने में वे लगन से जुटे और अंत में उन्हें सफलता मिली। एक बार फोर्ड एक ऐसा इंजन बनाना चाहते थे जिसके 8 सिलेंडर एक ही ब्लॉक में हों। उन्होंने अपने इंजीनियरों से ऐसा करने को कहा। मन ही मन में हंसते हुए इंजीनियरों ने कहा कि यह असंभव है, परंतु फोर्ड ने कहा, इस काम को करना ही है। मन मारकर इंजीनियरों ने काम शुरू किया, पर सफलता नहीं मिली। इंजीनियरों को लगा कि फोर्ड अपनी जिद छोड़ देंगे, परंतु फोर्ड अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने इंजीनियरों से कहा कि वे इस काम में तब तक जुटे रहें जब तक वे सफल न हो जाए। लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार एक दिन इंजीनियर V8 मोटर इंजन बनाने में सफल हो गए। असंभव शब्द फोर्ड के शब्दकोश में नहीं था। इसी वजह से उन्हें ये इंजन बनाने में सफलता मिली। मैडम C.J. वॉकर 1867 से 1919। मैडम C.J. वॉकर मिलियनेयर बनने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी। उनके किसान माता पिता हाड़तोड़ मेहनत करके अपना पेट पालते थे। बचपन में ही वे अनाथ हो गई और उनकी विवाहित बहन व उनके जीजा ने उन्हें पाला। 14 साल की उम्र में उनका विवाह कर दिया गया ताकि उन्हें रहने को घर मिल सके। 20 वर्ष की उम्र में ही वे विधवा हो गई और लोगों के घरों में धुलाई करके अपना गुजर बसर करने लगी। जरा सोचिए, बाद में मिलियनेयर बनने वाली ये महिला कभी दूसरी के घरों में धुलाई करती थी। 38 वर्ष की उम्र में मैडम वॉकर को एक समस्या ने दुखी कर दिया। उन्हें अश्वेत महिलाओं के बाल झड़ने और उनके सुंदर व घने बालों के झड़ने की पीड़ा झेलनी पड़ती थी। उन्होंने एक खास तरह का हेयर ग्रोथ फॉर्मूला, बाल उगाने वाला मिश्रण
तैयार किया था। अपने इस फॉर्मूले को बनाने के बाद उन्होंने अपनी अनोखी वॉकर तकनीक का प्रचार करना शुरू किया। इसमें एक शैम्पू, बाल बढ़ाने वाला पॉमेड और गर्म लोहे की कंघियों का उपयोग शामिल था। इस तकनीक से सैकड़ों सैकड़ों बाल झड़ने की समस्याओं और रूखेपन से जूझ रही महिलाओं को फायदा हुआ। इसके अलावा उन्होंने अश्वेत महिलाओं के बालों की देखभाल के लिए अनेक प्रकार के फॉर्मूले भी तैयार किए। उन्हें विश्वास था कि इन फॉर्मूलों में व्यावसायिक सफलता की संभावनाएं हैं। पहले तो वे घर घर जाकर सामान बेचती थी। फिर उन्होंने दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में कार्यक्रम आयोजित करके इन सामानों के उपयोग के तरीके सामने दिखाए। उन्होंने डाक से भी सामान बेचा। उनका व्यवसाय बढ़ता गया और उन्होंने मैडम सी जे वॉकर ब्यूटी कल्चर कॉलेज खोला, जहां न सिर्फ सौंदर्य प्रसाधन बनते थे बल्कि एजेंटों तथा डेव विटवेल्स 1889 से 1981। डेव विटवेल्स लोकप्रिय पत्रिका रीडर्स डाइजेस्ट के संस्थापक हैं, जिसकी करोड़ों प्रतियां 170 से ज्यादा देशों में बिकती है। रीडर्स डाइजेस्ट की सफलता के पीछे वेल्स के संघर्ष की कहानी छुपी है। जब वे 1918 में सेना के अस्पताल में भर्ती थे तो उन्होंने बहुत सी पत्रिकाएं पढ़ी। उन्हें पढ़ते समय उनके मन में ये विचार आया कि अधिकांश लेख जरूरत से ज्यादा लंबे थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन लेखों को छोटा करके उनका सार प्रकाशित किया जाए, ताकि पाठकों को उन्हें पढ़ने में कम समय लगे। अस्पताल से निकलने के बाद वेल्स ने संक्षिप्त लेखों का संकलन तैयार किया और कई पत्रिकाओं में प्राकृतिक सौंदर्य तथा सत्य जीवन पर आधारित अनुभवों का प्रकाशन किया। उन्हें दादुक जवाब मिला कि इस तरह की पत्रिका सफल नहीं हो सकती, परंतु वेल्स को स्वयं पर और अपने विचार पर विश्वास था। इसलिए उन्होंने हार नहीं मानी और खुद ऐसी पत्रिका निकालने का फैसला किया। उन्होंने संभावित पाठकों को सीधे चिट्ठियां लिखकर अपनी योजना बताई। ग्राहकों से सदस्यता शुल्क के रूप में $5,000 इकट्ठे हो गए। बहरहाल पत्रिका प्रकाशित करने के लिए $6,300 की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने $1,300 उधार लिए और अंततः फरवरी 1922 में रीडर्स डाइजेस्ट का पहला अंक प्रकाशित हुआ। वेल्स संपादन में अपनी पत्रिका को सफल बनाने के लिए काफी संघर्ष किया। लिली एक कंपनी में नौकरी करने लगी ताकि घर का खर्च चल सके। इसके बाद वे रात में पत्रिका का संपादकीय काम करती थी। चूंकि उनके पास पत्रिकाएं खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वेल्स लाइब्रेरी में दिन भर बैठकर लेख उतारते और कुछ साल में ही उनकी मेहनत रंग लाई और रीडर्स डाइजेस्ट सफल हो गई। वेल्स ने अंततः तथाकथित विशेषज्ञों को गलत साबित कर दिया। हरलन सैंडर्स 1890 से 1980। क्या आप जानते हैं कि केंट की फ्राइड चिकन फ्रेंचाइजी खोलने वाले हरलन सैंडर्स ने 60 साल की उम्र में अपना बिजनेस शुरू किया था? रोचक बात यह है कि जब वे केंट की फ्राइड चिकन की अपनी विधि को लेकर रेस्टोरेंट मालिकों के पास गए तो उन्होंने कहा कि ये बाजार में सफल नहीं होगी। उन रेस्टोरेंट मालिकों को सपने में भी नहीं सोचा था कि सैंडर्स की ये विधि दुनिया भर में लोकप्रिय हो जाएगी। सैंडर्स बूढ़े थे, गरीब थे और उनका जीवन असफलताओं से भरा हुआ था। कोई दूसरा होता तो इससे हार मान लेता, परंतु हरलन सैंडर्स से लगन थी और वे खुद पर विश्वास था। इसी वजह से वे दुनिया भर में केंट की फ्राइड चिकन फ्रेंचाइजी खोल पाए। सैंडर्स ने जब अपने फ्रेंचाइजी बिजनेस की शुरुआत की तो उनके पास सिर्फ $87 थे। कभी सैटों में भरा तेल भी मांगना पड़ा और वे करोड़पति बन गए। सैंडर्स की सफलता ये साबित करती है कि सफलता का उम्र से कोई संबंध नहीं होता। जो लोग ये मानते हैं कि अधिक उम्र हो जाने की वजह से वे कोई नया काम नहीं कर सकते, शायद उन्हें उन सफल लोगों की जानकारी नहीं है जिन्होंने 50 साल की उम्र के बाद सफलता हासिल की है। रॉक ने मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी की स्थापना 53 वर्ष की उम्र में की। रोनाल्ड रीगन ने 70 साल की उम्र में पहली बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। कर्नल हरलन सैंडर्स ने अपनी मोटर गाड़ी चलाने की उम्र 52 साल से शुरू की। वाल्ट डिज्नी ने 54 साल की उम्र में डिज्नीलैंड बनाया।
मार्गरेट मास्ट ने स्टार कैपिटल 59 वर्ष की उम्र में लिखा। 75 वर्ष की उम्र में नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। इन लोगों की सफलता से यह साबित होता है कि प्रगति के राह में असली बाधा अधिक उम्र नहीं, बल्कि अधिक उम्र का बहाना है। घनश्याम दास बिड़ला 1894 से 1983। भारत के प्रमुख उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला ने अपने बिजनेस करियर की शुरुआत शून्य से की थी और उनकी मृत्यु के समय बिड़ला ग्रुप में 200 कंपनियां थी, जिनके पास 2500 करोड़ की संपत्ति थी। बिड़ला ने अपने बिजनेस करियर की शुरुआत जूट ब्रोकर्स के रूप में की। वे अपने भाई के साथ एक कमरे के मकान में रहते थे। उसी कमरे में वे सोते थे, खाना बनाते थे तथा कपड़े धोते थे। बिड़ला 5वीं कक्षा से आगे नहीं पढ़े थे, परंतु उनके मन में आग थी और सफल उद्योगपति बनने की इच्छा थी। उनके जमाने में जूट के व्यवसाय में अंग्रेजों का एकाधिकार था और बिड़ला उस एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे। इस प्रयास में बिड़ला को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड का व्यवसाय जूट की कमी से बहुत परेशान था। जब बिड़ला ने जूट सप्लाई करने का प्रयास किया तो अंग्रेजों ने तुरंत मना कर दिया। यही नहीं, अच्छी जमीन खरीदने के राह में अंग्रेजों ने रोड़े अटकाए, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि जूट के व्यवसाय में कोई हिंदुस्तानी उनका प्रतिद्वंदी बने। बिड़ला ने अपनी मिल शुरू करने के लिए विदेश से मशीनें मंगवाई थी, किंतु पैसे गिरने और मशीन के भाव बढ़ जाने से मशीन मंगाना दोगुना महंगा हो गया। फिर भी बिड़ला सारी मुश्किलों से जूझते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। जूट का बिजनेस शुरू करने के बाद उन्होंने बहुत सी कंपनियां स्थापित की। बिड़ला इतनी आगे की सोचते थे कि जब वे किसी मशीन को बाहर से बुलवाते थे तो उसके स्पेयर पार्ट्स भी साथ में मंगवा लेते थे, ताकि मशीन खराब होने पर काम न रुके। घनश्याम दास बिड़ला न सिर्फ महान उद्योगपति थे, बल्कि महान परोपकारी भी थे। उन्होंने कई मंदिर तथा ट्रस्ट बनवाए। पिलानी में बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ रे क्रॉक 1902 से 1984। रे क्रॉक ने मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी चैन बनाकर पूरी दुनिया में अपना कारोबार फैलाया। 1984 में जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी संपत्ति $50 करोड़ से अधिक थी और उन्होंने 30 देशों में 7,778 रेस्टोरेंट खोल लिए थे, जिनसे $3 बिलियन की बिक्री होती थी। रे क्रॉक ने अपने जीवन में बहुत से असफल बिजनेस किए। पहले उन्होंने फ्लोरिडा में रियल एस्टेट बेचने की कोशिश की। फिर उन्होंने एक ड्रिंक मिक्सर बेचने वाली कंपनी बनाने की कोशिश की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वे कुछ समय फ्रांस में एम्बुलेंस ड्राइवर भी रहे। 17 साल तक उन्होंने लिली ट्यूलिप कंपनी के लिए सेल्समैन के रूप में काम किया और फिर उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई और 13 साल तक मल्ट मिक्सर बेचे। फिर क्रॉक की किस्मत का सितारा 52 वर्ष की उम्र में चमका। अपनी सेल्स रिपोर्ट में उन्होंने देखा कि उनके मल्ट मिक्सर्स का सबसे बड़ा खरीदार एक रेस्टोरेंट है, जिसे 2 भाई चलाते हैं। क्रॉक उस रेस्टोरेंट में गए। वहां उन्होंने देखा कि लोग लाइन में खड़े होकर 15 सेंट के हैमबर्गर के लिए हल्ला मचा रहे हैं। रे क्रॉक ने मैकडॉनल्ड बंधुओं को प्रस्तावित किया कि वे ऐसे और रेस्टोरेंट खोलें ताकि उनके मल्टी मिक्सर्स ज्यादा बिके, परंतु डिक मैकडॉनल्ड ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वे इतने से ही संतुष्ट हैं। फिर क्रॉक के मन में यह विचार आया कि क्यों न वे खुद मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंटों की चैन बना ले। उन्होंने तत्काल मैकडॉनल्ड बंधुओं से फ्रेंचाइजी अधिकार खरीद लिए। रे क्रॉक ने 1955 में शिकागो के उपनगर डेस प्लेन्स में अपना पहला मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट खोला, जो तत्काल सफल हो गया और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।